आज हम बिजली के उस सफर पर बात करने वाले हैं जो कोयले की खदान से शुरू होकर हमारे फोन चार्जर तक पहुंचता है। हाँ। हमारे पास इंजीनियरिंग के कुछ नोट्स हैं जो जो पहली नज़र में काफ़ी टेक्निकल लगते हैं, लेकिन हम इनमें से वो हैरान करने वाली बातें निकालेंगे जो बताती हैं कि हमारे घरों में 24 घंटे बिजली आना किसी जादू से कम नहीं है। और ये एक ऐसा जादू है जिसके पीछे जबरदस्त इंजीनियरिंग और प्लानिंग छिपी है। आज का हमारा मिशन इसी प्लानिंग को समझना है। बिल्कुल, हम इस सफर के हर पड़ाव को देखेंगे। बिजली की मांग का अंदाजा कैसे लगता है, उसे किन तारों से भेजा जाता है और रास्ते में उसे सुरक्षित और कुशल कैसे बनाए रखा जाता है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है पावर स्टेशन से। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि एक पावर स्टेशन को ये सपना कैसे आता है कि आज कितनी बिजली बनानी है। मतलब क्या वो बस एक अंदाजे से बनाते हैं या कोई सिस्टम है? हाँ, नहीं, सपना नहीं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। और यहीं पे बेस लोड और पीक लोड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि हर शहर की एक न्यूनतम बिजली की भूख होती है जो कभी खत्म नहीं होती। ये है बेस लोड। बेस लोड। हाँ, ये वो बिजली है जो रात के 3 बजे भी खर्च हो रही है। हमारे फ्रिज चल रहे हैं, अस्पतालों में मशीनें हैं, डेटा सेंटर्स हैं। ये मांग लगभग स्थिर रहती है। हमारे नोट्स में दिए ग्राफ के हिसाब से मान लीजिए ये कोई 20 मेगावाट है जो दिन रात चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये तो हो गई वो बेसिक जरूरत जो हमेशा रहती है। लेकिन फिर सुबह होती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पीक लोड तस्वीर में आता है। ये वो एक्स्ट्रा लोड है जो बेस लोड के ऊपर आता है और लगातार बदलता रहता है। जैसे सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे जब हजारों घरों में एक साथ गीजर, माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर चलते हैं तो बिजली की मांग आसमान छू लेती है। फिर दिन में थोड़ी कम होती है और फिर शाम को जब सब घर आकर एसी, टीवी, लाइटें चलाते हैं तो फिर से एक नया पीक आता है। ये किसी शहर की धड़कन की तरह है जो दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ग्रिड को लगातार इस घटती बढ़ती मांग के साथ बिल्कुल उसे हर पल तालमेल बिठाना पड़ता है। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत के हिसाब से ही बिजली बना लें ताकि कभी कमी ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत महंगा और अक्षम होगा। बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना बहुत मुश्किल है और महंगा भी। तो हमें लगभग उतनी ही बनानी पड़ती है जितनी उसी पल इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसीलिए पावर प्लांट्स को भी 2 टीमों में बांटा गया है। एक है बेस लोड पावर प्लांट। ये बड़े, भारी भरकम और बहुत कुशल प्लांट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर या बड़े थर्मल प्लांट। इन्हें चालू होने में घंटों या दिन लग जाते हैं, तो इन्हें 24 घंटे चलाया जाता है ताकि वो स्थिर बेस लोड को पूरा कर सके। सही। और दूसरी टीम फिर पीक लोड वाली होगी। एकदम सही। दूसरी टीम है पीक लोड प्लांट्स की। ये गैस या हाइड्रो प्लांट जैसे होते हैं जो फुर्तीले होते हैं। इन्हें मिनटों में चालू या बंद किया जा सकता है। अच्छा। जैसे सुबह 8 बजे मांग बढ़ती है, कंट्रोल रूम से इन्हें चालू कर दिया जाता है, और जैसे ही मांग कम होती है इन्हें बंद कर दिया। ये चलाने में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत के समय ही चलते हैं, इसलिए कुल मिलाकर सिस्टम किफायती बना रहता है। कमाल है। मतलब हमारे सुबह तैयार होने की आदत असल में देश के किसी कोने में एक पूरे पावर प्लांट को चालू करवा देती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बिजली बन गई। अब इसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई तक भेजना है। ये होता है बड़े बड़े तारों के जरिए, जिन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। मुझे याद है पहले कॉपर यानी तांबे के तार बहुत इस्तेमाल होते थे। हाँ, कॉपर अपने गुणों की वजह से एक आदर्श कंडक्टर माना जाता था। उसकी बिजली ले जाने की क्षमता यानी कंडक्टिविटी जबरदस्त है और वो खिंचाव भी अच्छा झेलता है, जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कीमत। तांबा इतना महंगा हो गया कि हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाना आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर इसका सस्ता विकल्प ढूंढा गया होगा, शायद एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम कॉपर से काफी सस्ता और हल्का भी है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है सस्ते विकल्प में कुछ समझौते करने पड़ते हैं। मतलब एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से लगभग 40% कम है। इसका मतलब हुआ कि उतनी ही बिजली ले जाने के लिए एल्यूमिनियम का तार कॉपर के तार से काफी मोटा बनाना पड़ता है, साथ ही उतना मजबूत भी नहीं होता। तो एक तरफ महंगा और बेहतरीन कॉपर है और दूसरी तरफ सस्ता लेकिन थोड़ा कमजोर एल्यूमिनियम। ये तो एक मुश्किल चुनाव है। और यहीं पर असली इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। इंजीनियरों ने सोचा क्यों ना दोनों की अच्छाइयों को मिला दिया जाए, और इसी सोच से बना ACSR कंडक्टर। ACSR? हाँ, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ये आज के समय में ट्रांसमिशन लाइनों की रीढ़ है। अच्छा, तो उसमें दोनों हैं। ये कैसे काम करता है?
इसकी बनावट बहुत होशियारी से की गई है। इसके बीच में यानी कोर में स्टील के मजबूत तारों का एक गुच्छा होता है। ओके। स्टील का मुख्य काम बिजली ले जाना नहीं, बल्कि तार को जबरदस्त मजबूती देना है। इसी स्टील कोर की वजह से तार तेज हवा, तूफान और बर्फ के वजन को झेल पाता है। और एल्यूमिनियम? फिर इस स्टील के कोर के चारों ओर एल्यूमिनियम के तारों को लपेट दिया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है और बिजली ले जाने का सारा काम यही करता है। वाह, मतलब बीच में मजबूती के लिए स्टील का कंकाल और बाहर कंडक्टिविटी के लिए एल्यूमिनियम की त्वचा। तो असल में ये ACSR कंडक्टर ही वो चीज है जिसने इतने बड़े देश में बिजली का जाल बिछाना संभव बनाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लागत, वजन और प्रदर्शन के बीच एक शानदार संतुलन है। और क्योंकि ये तार ज्यादा मजबूत होते हैं तो दो खंभों के बीच की दूरी भी बढ़ाई जा सकती है ना, जिससे टावरों की संख्या कम हो जाती होगी। बिल्कुल, और लागत और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कमाल का मजबूत तार तो है, लेकिन इसे बस खंबे से सीधे नहीं बांध सकते, वरना पूरा खंबा ही एक करंट का झटका बन जाएगा। हाँ, तो इस तार को हवा में सुरक्षित कैसे लटकाते हैं? इसके लिए हीरो है इंसुलेटर्स। ये वो चीनी मिट्टी या ग्लास की बनी डिस्क जैसी चीजें होती हैं जो हम सब ने बिजली के खंभों और टावरों पर देखी हैं। अच्छा, वो डिस्क? हाँ, इनका काम है हाई वोल्टेज तार को टावर के स्टील स्ट्रक्चर से अलग रखना, ताकि करंट टावर के जरिए जमीन में न चला जाए। मैंने देखा है कि अलग अलग तरह के दिखते हैं, कुछ सीधे खड़े होते हैं, कुछ लटक रहे होते हैं। हाँ, इनकी डिजाइन जरूरत के हिसाब से तय होते हैं। जो गलियों के खंभों पर पिन की तरह ऊपर लगे होते हैं वो पिन टाइप इंसुलेटर है। ये कम वोल्टेज मतलब 33,000 वोल्ट्स तक के लिए होते हैं। और जो बड़े बड़े हाईवे वाले टावरों पर लड़ियों में लटकते हैं, वो सस्पेंशन टाइप है। उनमें कई डिस्क होती हैं और हर डिस्क लगभग 11,000 वोल्ट झेल सकती है। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज की लाइन उतनी लंबी डिस्क की लड़ी। और मैंने देखा है कुछ जगहों पर जैसे कहीं लाइन मुड़ रही हो या खत्म हो रही हो तो ये लड़ियां लटकने के बजाय क्षैतिज रूप से खींची हुई होती हैं। उन्हें स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। उनका काम तार के भयंकर खिंचाव को संभालना होता है। और एक और मजेदार डिजाइन है स्टे टाइप या एग इंसुलेटर। एग इंसुलेटर? हाँ, अंडे के आकार के होते हैं। ये खंभे को सहारा देने वाले जमीनी तार के बीच में लगे होते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है, ताकि अगर कभी किसी गलती से उस सहारे वाले तार में करंट आ भी जाए तो वो जमीन तक ना पहुंचे। ये तो बड़ी काम की चीज है। हम सब ने बचपन में शायद इन चीनी मिट्टी के डिस्क पर पत्थर फेंकने की कोशिश की होगी, ये जाने बिना कि ये असल में पूरे शहर को शॉर्ट सर्किट से बचा रही हैं। हाँ, सही कहा। अच्छा, इन तारों से जुड़ी एक और चीज है सैग। दो खंभों के बीच तार कभी भी एकदम तंग सीधा नहीं होता, उसमें हमेशा एक झोल होता है। इसे ही सैग कहते हैं ना? हाँ, और ये झोल रखना बहुत जरूरी है। इसे बहुत ध्यान से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, जैसे कपड़ों की रस्सी। जितनी भारी जीन्स आप उस पर डालेंगे यानी तार का वजन, और जितनी दूर तक रस्सी बंधी होगी बीच में झोल उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर इंजीनियर तार को बहुत ज्यादा कस दें एकदम सीधा, तो सर्दियों में जब तापमान गिरेगा तो तार सिकुड़ेगा और टूट सकता है। और अगर बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दिया, मतलब सैग ज्यादा रख दिया तो वो हवा में इतना झूलेगा कि नीचे से गुजर रहे ट्रक से या पेड़ों से टकरा सकता है, जो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए बर्फ, हवा, तापमान, इन सब को ध्यान में रखकर एक आदर्श सैग कैलकुलेट किया जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि सस्पेंशन इंसुलेटर में जितनी ज्यादा डिस्क होंगी वो उतना ही मजबूत होगा, लेकिन हमारे नोट्स में स्ट्रिंग एफिशिएंसी जैसी किसी चीज का जिक्र है। इसका क्या मतलब है कि ये डिस्क एफिशिएंट नहीं है? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मान लीजिए एक लाइन पर 100 किलोवोल्ट का प्रेशर है और उसमें 10 डिस्क लगी हैं। ठीक है। आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए? हर डिस्क पर बराबर 10-10 किलोवोल्ट का प्रेशर आना चाहिए। इसे हम कहेंगे 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिस्टम में कुछ स्ट्रे कैपेसिटेंस बन जाती है। आसान भाषा में समझें तो जो डिस्क तार के सबसे करीब होती है वो सबसे ज्यादा वोल्टेज का झटका झेलती है, और जो डिस्क टावर के सबसे करीब होती है वो सबसे कम। मतलब टीम के सारे खिलाड़ी बराबर काम नहीं कर रहे? बिल्कुल, सबसे आगे वाला खिलाड़ी ज्यादा भार उठा रहा है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इसी बात को मापती है कि वोल्टेज का बंटवारा कितना असमान है। 100% एफिशिएंसी पाना लगभग असंभव है। ये तो वाकई में दिखाता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दुनिया में कितना फर्क होता है। चलिए अब सफर में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी बिजली बनती कैसे है। हमारे नोट्स में थर्मल पावर प्लांट का जिक्र है। हाँ, भारत की ज्यादातर बिजली कोयले से चलने वाले थर्मल या स्टीम पावर प्लांट्स में ही बनती है।
पूरी प्रक्रिया ऊर्जा के रूपांतरण की एक शानदार मिसाल है। कैसे? सबसे पहले कोयले को पीसकर पाउडर जैसा बना दिया जाता है ताकि वो अच्छे से जले। फिर इसे एक विशाल भट्टी यानी बॉयलर में भेजा जाता है। और वहाँ इस कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता होगा भाप बनाने के लिए? बिल्कुल। बॉयलर के अंदर पाइपों का एक जाल होता है जिसमें पानी बहता है। कोयले की गर्मी इस पानी को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव वाली भाप में बदल देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। इस भाप में अभी भी नमी के कुछ कण हो सकते हैं जो टरबाइन के लिए खतरनाक है। इसलिए इसे एक सुपर हीटर से गुजारा जाता है जो बची कुची नमी को भी सुखाकर इसे सूखी भाप बना देता है। और फिर ये सुपर हॉट सुपर ड्राई भाप अपना असली काम करती है। एग्जैक्टली। ये हाई प्रेशर भाप जब टरबाइन के पंखों से टकराती है तो उन्हें किसी तूफान की तरह घुमा देती है। और टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है? हाँ, एक विशाल जनरेटर से, जिसे ऑल्टरनेटर कहते हैं। जैसे ही टरबाइन घूमता है ऑल्टरनेटर भी घूमता है और बिजली पैदा हो जाती है। यहाँ कोयले की केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी में और आखिर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सारी गर्मी और भाप बर्बाद भी तो होती होगी। इंजीनियरों ने उसका भी इलाज निकाला है। ये प्लांट वेस्ट नॉट वांट नॉट के सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब? टरबाइन को घुमाने के बाद जो भाप बचती है उसे कंडेंसर में भेजकर वापस ठंडा करके पानी बना लिया जाता है और उसी पानी को दोबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। ये एक बंद लूप है ताकि पानी बर्बाद ना हो। और जो धुआं निकलता है और तो और बॉयलर से जो गर्म धुआं और गैसें चिमनी की तरफ जाती हैं, उनकी गर्मी को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता। उस गर्मी का इस्तेमाल इकोनोमाइजर नाम के एक डिवाइस से किया जाता है। वो क्या करता है? ये डिवाइस बॉयलर में जाने वाले ठंडे पानी को पहले से ही थोड़ा गर्म कर देता है। इसका फायदा यह है कि बॉयलर को अब उस पानी को भाप बनाने में कम मेहनत और कम कोयला जलाना पड़ता है। हर कदम पर ऊर्जा बचाने की कोशिश है। ये तो सच में बहुत कुशल सिस्टम है। अच्छा, आखिर में एक बहुत ही अजीब बात पर आते हैं। मैंने हाईवे पर ड्राइव करते हुए अक्सर देखा है कि ट्रांसमिशन टावरों पर जो 3 तार एक साथ चल रहे होते हैं वो कुछ किलोमीटर बाद आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। हाँ। जो सबसे ऊपर था वो बीच में आ जाता है, बीच वाला नीचे। ऐसा क्यों करते हैं? ये तो बहुत झंझट का काम लगता होगा। ये देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये पावर सिस्टम को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन होता यह है कि टावर पर तीनों तारों की पोजीशन एक जैसी नहीं होती। कोई ऊपर है, कोई बीच में, कोई नीचे। इस असमान दूरी की वजह से तीनों तारों के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा अंतर आ जाता है। 1 मिनट, मतलब वो सच में इतने भारी तारों की अदला बदली करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक जैसा रहे? इसका असर क्या होता है? इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर ऐसा न करें तो लाइन के दूसरे छोर पर पहुंचने पर तीनों फेज का वोल्टेज बराबर नहीं रहेगा। सिस्टम में असंतुलन पैदा होगा। और एक और बड़ी समस्या होती है। ये असंतुलित मैग्नेटिक फील्ड पास से गुजर रही टेलीफोन या कम्युनिकेशन लाइनों में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस पैदा करता है। आपने कभी पुराने लैंडलाइन फोन पर एक हल्की भनभनाहट की आवाज सुनी है? हाँ, सुनी है। वो कई बार इसी वजह से होती है। अच्छा, तो ये तारों की अदला बदली उस भनभनाहट को रोकने के लिए है? हाँ, ये उसका एक मुख्य कारण है। पूरी लाइन की लंबाई में तारों की पोजीशन को इस तरह से बदला जाता है कि हर तार हर पोजीशन पर बराबर दूरी तय करें। इससे औसतन तीनों तारों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक जैसा हो जाता है, वोल्टेज संतुलित रहता है और इंटरफेरेंस भी खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार समाधान है। तो आज हमने बिजली के सफर की पूरी कहानी देखी। ये समझना कि हमारे एक स्विच ऑन करने की आदत असल में पावर प्लांट्स की पूरी रणनीति तय करती है, ये अपने आप में कमाल है। बिल्कुल। फिर वो ACSR कंडक्टर जैसी चीज जो असल में स्टील और एल्यूमिनियम का एक जुगाड़ है, लेकिन इसी ने पूरे देश को जोड़ना संभव बनाया। और हमने ये भी देखा कि सैग जैसी साधारण दिखने वाली चीज के पीछे कितनी गहरी कैलकुलेशन है, या इंसुलेटर की एक एक डिस्क का हिसाब कितना जरूरी है। सही कहा। ट्रांसपोजिशन जैसी तकनीक दिखाती है कि इंजीनियर छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज नहीं करते। ये पूरा सिस्टम वाकई में इंसानी सरलता का एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद अब मैं बिजली के खंभों और तारों को एक अलग ही नजर से देखूंगी। यहाँ पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जिस ग्रिड की बात की वो एक ऐसे मॉडल पर बना है जहां बिजली की सप्लाई स्थिर और प्रिडिक्टेबल है, जैसे थर्मल प्लांट। और मांग बदलती रहती है। लेकिन भविष्य का ग्रिड कैसा होगा,
जब हमारी ज्यादातर बिजली सोलर और विंड जैसे स्रोतों से आएगी, जिनकी सप्लाई खुद ही मौसम और दिन रात के हिसाब से बदलती रहती है, बात तो सही है। तब क्या होगा? जब सिर्फ मांग ही नहीं बल्कि सप्लाई भी बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाएगी। उस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए बेस लोड और पीक लोड की ये पारंपरिक अवधारणा कैसे बदलेगी? ये वो सवाल है जो आज के पावर सिस्टम इंजीनियरों की नींद उड़ाए हुए है।